हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। जैसा कि हमने सभी चार्टर एक्ट्स और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को समझा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को भी हम 6 मेन हेडिंग्स के थ्रू समझेंगे। बैकग्राउंड, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेजिस्लेशन, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और लास्ट में हम इस एक्ट का असेसमेंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पास हुआ था तो उसके पास होने के पहले के कुछ सालों में कौन कौन सी मेजर घटनाएं हुई थी, क्योंकि उन घटनाओं का प्रभाव इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पर ज़रूर पड़ा होगा और इस तरह हम उन घटनाओं और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के प्रोविजंस को आसानी से रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को कवर किया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस हुए थे। बट अब हुआ क्या कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो गई, जिसने इंडियन नेशनलिस्ट को एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे दिया। अब बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो एक जगह पर आ गए और सब लोग मिलकर सोचने लगे कि देश के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने जो भी चेंजेस किए थे वो सफिशिएंट नहीं है। इसी के साथ साथ इन्होंने लेजिस्लेचर से रिलेटेड चेंजेस के लिए कई सारी डिमांड्स ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के सामने रख दी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किन किन चेंजेस की मांग की थी ये हम इसी वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 किस माहौल में पास हुआ था। तो ये तो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का बैकग्राउंड। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल किसके हाथ में था। तो इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल अभी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ही हाथों में था, जो कि ब्रिटेन में रहते हुए वाइसरॉय की मदद से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहा था। यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। अब बात करते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की। देखो, हमने देखा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स की संख्या 6 कर दी गई थी और इन सभी को अलग अलग पोर्टफोलियोज दे दिए गए थे। और इसी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पहली बार ऑर्डिनेंसेस इशू करने की भी पावर दी गई थी। ये पावर वाइसरॉय को दी गई थी ताकि वो अर्जेंट मैटर्स पर टेम्परेरी लॉज बना सके जो 6 महीने के लिए वैलिड रहते थे। तो अब हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में कोई चेंजेस हुए। तो इसका आंसर है नहीं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिलेटेड नहीं किया। तो ये ग्रीन टिक हमें बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिलेटेड कोई भी चेंजेस इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने नहीं किए थे। अब नेक्स्ट है सेंट्रल लेजिस्लेचर। देखते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर का क्या हाल है। बट पहले देखते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में लेजिस्लेटिव की क्या स्थिति थी, तभी तो हम उसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से कंपेयर कर पाएंगे। देखो, हमने देखा था कि वाइसरॉय और एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट थे ही। इसके अलावा कुछ एडिशनल मेंबर्स ऐड किए गए थे जिन्हें वाइसरॉय द्वारा नॉमिनेट किया जाता था, जिनमें कुछ ऑफिशियल्स होते थे और कुछ नॉन ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स में क्या डिफरेंस है ये भी हमने देखा था। और ऑफिशियल्स यहाँ पर मेजॉरिटी में होते थे और एडिशनल मेंबर्स की संख्या कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो सकती थी। हमने ये भी देखा था कि इंडियंस जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के तो मेंबर्स नहीं बन सकते, बट एडिशनल मेंबर्स बन सकते हैं। बट एडिशनल मेंबर्स के पास बहुत ही लिमिटेड पावर्स हुआ करती थी, क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेचर में फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी तरह के कोई भी टॉपिक्स पर डिस्कशन अलाउड नहीं था। और इसके अलावा एडिशनल मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स से उनके कामकाज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस भी नहीं पूछ सकते थे। अब यहाँ पर आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का रोल। तो कांग्रेस ने ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को कहा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में जो भी चेंजेस किए गए हैं वो सफिशिएंट नहीं है और हमारे कुछ सुझाव हैं, अगर आप उन्हें नेक्स्ट काउंसिल एक्ट में इंक्लूड कर लो तो अच्छा रहेगा। उस समय वाइसरॉय थे लैंसडाउन। उन्होंने कहा कि ठीक है, बताइए क्या सुझाव है आपके। तो चलिए एक एक करके इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड्स भी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या क्या चेंजेस हुए। तो पहला पॉइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये कहा, आज की डेट में सेंट्रल लेजिस्लेचर में मात्र 6 से 12 एडिशनल मेंबर्स अलाउड हैं। एडिशनल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये था। और दूसरा पॉइंट ये था कि एडिशनल मेंबर्स को डायरेक्टली वाइसरॉय क्यों नॉमिनेट करता है। कांग्रेस ने कहा कि एडिशनल मेंबर्स को नॉमिनेट होकर नहीं बल्कि इलेक्ट होकर सेंट्रल लेजिस्लेचर में आना चाहिए।
और तीसरा पॉइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये कहा कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में फाइनेंशियल डिस्कशंस क्यों अलाउड नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि हम चाहते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में फाइनेंशियल मैटर्स पर भी डिस्कशंस होने चाहिए। तो पहला पॉइंट था एडिशनल मेंबर्स की संख्या को इंक्रीज करने से रिलेटेड, दूसरा पॉइंट ये था कि एडिशनल मेंबर्स को नॉमिनेट होकर नहीं बल्कि इलेक्ट होकर आना चाहिए, और तीसरा पॉइंट ये था कि असेंबली में फाइनेंशियल डिस्कशंस को अलाउ किया जाना चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स दिए गए थे, जैसे कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम किया जाना चाहिए और इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम को इंग्लैंड के साथ साथ इंडिया में भी किया जाना चाहिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रेज किए थे। अब देखते हैं कि एक्चुअल में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या क्या चेंजेस हुए। तो सबसे पहला चेंज ये हुआ कि एडिशनल मेंबर्स की संख्या को बढ़ा दिया गया। अब कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 एडिशनल मेंबर्स अलाउड थे, और इन एडिशनल मेंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह था: 6 ऑफिशियल्स और 10 नॉन ऑफिशियल। इन 10 नॉन ऑफिशियल्स में 5 को वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा और 4 नॉमिनेट होके आते थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के प्रोविंशियल असेंबली से, और एक मेंबर आता था कैलकाटा के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से नॉमिनेट होकर। यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में भी सभी के सभी मेंबर्स नॉमिनेट होकर ही आ रहे हैं, कोई इलेक्ट होकर नहीं आ रहा है। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि सभी मेंबर्स वाइसरॉय के नॉमिनेशन से नहीं आ रहे हैं। कुछ मेंबर्स वाइसरॉय के नॉमिनेशन से आ रहे हैं और कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशन से। वाइसरॉय अब 6 ऑफिशियल और 5 नॉन ऑफिशियल्स को नॉमिनेट कर रहा था, और बाकी के जो 5 थे वो दूसरी जगहों से नॉमिनेट होकर आ रहे थे। अब देखते हैं कि मेजॉरिटी किसकी है, ऑफिशियल्स की या नॉन ऑफिशियल्स की। तो आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो नॉन ऑफिशियल्स की है, बट यहाँ पर कहा गया कि एग्जीक्यूटिव्स और ऑफिशियल्स इन दोनों की संख्या मिलाकर हमेशा नॉन ऑफिशियल से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी अभी भी मेजॉरिटी ऑफिशियल्स की है देखा जाए तो। इसके साथ साथ कुछ और मेजर चेंजेस हुए। पहले क्या होता था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में फाइनेंशियल डिस्कशंस अलाउड नहीं थे, मगर अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में हर साल की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट पर भी डिस्कशन अलाउड था। यानी हर साल का जो बजट था उस पर डिस्कशंस अलाउड थे। और इसके अलावा एक चेंज ये भी हुआ कि अब एडिशनल मेंबर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उनके पोर्टफोलियो से रिलेटेड वो क्या काम कर रहे हैं उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बस। बट जिससे भी आपको क्वेश्चन पूछना है उस मेंबर को 6 दिन का नोटिस देना ज़रूरी था। बट यहाँ पर 2 चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है कि अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने फाइनेंशियल बिल पर डिस्कशन तो अलाउड कर दिया था, पर वोटिंग अलाउड नहीं की थी। और दूसरा ये कि एडिशनल मेंबर्स जो हैं वो 6 दिन का नोटिस देकर अपना क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन का जो आंसर सामने वाला बंदा दे रहा है उसका काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अभी भी पूछने की इजाज़त नहीं थी। और हाँ, अभी भी इंडियंस की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री अलाउड नहीं थी, बट इंडियंस पहले की तरह एडिशनल मेंबर्स बन सकते थे। और क्योंकि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में एडिशनल मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई थी, इसीलिए अब ज़्यादा इंडियंस एडिशनल मेंबर्स बन सकते थे। एक टाइम पर अराउंड 4 से 5 इंडियंस अब एडिशनल मेंबर्स हुआ करते थे। तो ये थे चेंजेस जो सेंट्रल लेजिस्लेचर में हुए। अब देखते हैं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या क्या चेंजेस हुए। यहाँ पर चेंज ये हुआ था कि हर एक प्रोविंस की प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो एडिशनल मेंबर्स थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। बट इससे भी ज़्यादा खास बात ये थी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो एडिशनल मेंबर्स थे उनको इलेक्ट किया जाता था यूनिवर्सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, ज़मींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे इंस्टीट्यूशन से। यानी यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में एक रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल को लागू कर दिया गया था। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव्स अब इलेक्ट होकर प्रोविंशियल असेंबली में पहुँच रहे थे, और ये एक नई शुरुआत थी। और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में ये एक बड़ा चेंज था जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से हुआ। तो हमने देखा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या क्या चेंजेस हुए, कौन कौन सी चीज़ें बदली, कौन कौन सी चीज़ें नहीं बदली। अब हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के इम्पैक्ट को समझेंगे और इस पूरे के पूरे एक्ट को एसेस करेंगे। देखो, मेन चेंज क्या हुआ कि इस एक्ट की वजह से ज़्यादा इंडियंस अब सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में पहुंच पा रहे थे। इसी के साथ साथ इस एक्ट ने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया था। हमने अभी देखा कि कैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रोविंशियल असेंबलीज में जगह दी गई। इतना ही नहीं, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर में 4 एडिशनल मेंबर्स थे ये भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से ही नॉमिनेट हुआ करते थे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कदम था।
और आपने नोटिस किया होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी कई सारी डिमांड्स और सजेशंस को इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में मान लिया गया था। तो इससे क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी क्रेडिबिलिटी प्रूव हो गई। तो ये तो था एक क्विक असेसमेंट और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की कंप्लीट डिटेल्स। बुक्स तवा चैनल पर हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस अवेलेबल हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से इंडिया के आज़ाद होने तक की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बुक्स तवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी ही और वीडियोज़ को देखते रह सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स तवा।